नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताने वाला हूँ कैसे आप ऑडिटेड ITR 3 जब आपका CA ऑडिट कर देता है तो कैसे आप ऑडिटेड ITR 3 फाइल कर सकते हैं। ऑडिटेड ITR 3 कौन कौन कर सकता है? देखो, ITR 3 जो फाइल कर सकता है वो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म फाइल करेगा। अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो उसे ITR 5 में जाना पड़ेगा। तो चलिए आज आपको बताऊंगा कि कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, डाउनलोड पे जाना। डाउनलोड पे जाने के बाद यहाँ से ITR 3 की एक्सेल यूटिलिटी मिलेगी, इसको कर लेना डाउनलोड। एक्सेल यूटिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप ऑनलाइन फाइलिंग करोगे, देखो दो मेथड है ITR 3 फाइल करने के, या तो पोर्टल पे यहीं पे ऑनलाइन कर लो या फिर यूटिलिटी में कर लो। लेकिन जो ऑडिटेड ITR 3 होती है उसमें डाटा काफ़ी हैवी होता है, तो उस केस में होता क्या है, पोर्टल पे अटकना शुरू हो जाता है और सर्वर का इशू हुआ या किसी और चीज़ का इशू हुआ, नेट चला गया तो प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। एक्सेल यूटिलिटी में आपके कंप्यूटर में सेव होगा, जब चाहो तब खोल के देख सकते हो। तो एक्सेल यूटिलिटी बेस्ट है ऑडिटेड ITR 3 के केस में। डाउनलोड कर लेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओपन कर लेंगे। जैसे कि मैंने कर रखा है, देखो ये है ITR 3 ओपन, और मैं ऑडिटेड ITR 3 फाइल करने वाला हूँ, जहाँ पे बिजनेस की बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ऑडिटेड किया गया है चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, ठीक है, CA के द्वारा। एक बात का और ख़ास ध्यान रखना, जिन पर्सन का ऑडिट हुआ है, जो ऑडिटेड ITR है, उनके लिए DSC रिक्वायर्ड है। बिना DSC के, डिजिटल सिग्नेचर के, आप ऑडिटेड ITR 3 फाइल नहीं कर सकते। तो आप DSC लेना चाहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर लेना चाहते हैं, तो हम लोग डिजिटल सिग्नेचर की सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। आप डिजिटल सिग्नेचर ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पेड सर्विसेज का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाओगे, आप अपना DSC बुक कर सकते हो। आपको इंस्टेंटली तुरंत ही DSC वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे इसको भरना होगा बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप। देखो, इसको भरने के जो बेसिक डिटेल्स होते हैं, आप प्री फिल डाटा से भी इसको भर सकते हो। प्री फिल डाटा में बेसिक डिटेल ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इसके लिए आप इनकम टैक्स पोर्टल पे आना, होम पे आना और यहाँ से कर लेना लॉगिन, ठीक है। यूज़र ID एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे। इसका प्री फिल जो डाटा होता है उसे कर लेंगे डाउनलोड। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ। सो दोस्तों, ये मैंने कर लिया लॉगिन। अभी करना क्या है, फाइल पे जाएंगे। फाइल पे जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न पे, और इनकम टैक्स रिटर्न पे जाने के बाद डाउनलोड प्री फिल डाटा पे जाएंगे। यहाँ से असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। जैसे असेसमेंट ईयर 23-24 हो गया, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। अब जो प्री फिल डाटा डाउनलोड किया है उसको यहाँ पे देखो इंपोर्ट प्री फिल पे क्लिक करना होगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। एक बात और मैं आपको और बता दूं, मैंने पहले से ही ITR 3 प्रिपेयर कर रखा है। मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जो ऑडिटेड ITR होती है उसे भरने में बहुत लंबा टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको एक वीडियो के अंदर कवर नहीं करा सकता। तो पहले से ही बना रखा है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ऑडिट के केस में ITR 3 को प्रिपेयर करेंगे और फाइल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ जोशन, जो मैंने बना रखा है पहले से ही। चलिए इंपोर्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, वेट करते हैं। सो ऑडिटेड ITR 3 और नॉर्मल ITR 3 में क्या फ़र्क होता है, आपने मेरे चैनल पे नॉर्मल ITR 3 की भी वीडियो देखी होगी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कोई फ़र्क नहीं होता, सेम ही होता है, सेम प्रोसेस होता है जो नॉर्मल ITR 3 नॉर्मल बिजनेस के केस में विदाउट ऑडिटेड आप फाइल करते हो। बस इसके अंदर ऑडिट की इन्फॉर्मेशन जाती है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट कर रहा है, उसकी डिटेल जाएगी। चार्टर्ड अकाउंटेंट का नेम, उसका मेंबरशिप नंबर, डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एड्रेस, ये सारी डिटेल जाती है जो आपका ऑडिट कर रहा है। बाकी सेम प्रोसेस है जैसे पहले मैंने आपको नॉर्मल ITR 3 बताया हुआ भरने के लिए। चलिए फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि कैसे ऑडिटेड ITR 3 फाइल करेंगे। सो दोस्तों, ये हो गया हमारा प्री फिल डाटा इंपोर्ट। चलिए आ जाते हैं पहले पेज पे, सबसे स्टार्टिंग वाले पेज पे। बहुत सारे शेड्यूल्स होते हैं इसके अंदर। सबसे पहला आता है पार्ट A, जहाँ पे बेसिक डिटेल्स होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी बेसिक डिटेल्स आ गई,
और उसके बाद ऑडिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है। अगर आप ऑडिट करा रहे हैं तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम, मेंबरशिप नंबर, ये सब जाता है, ठीक है ना। और दोस्तों अगर आपको ऑडिट की पेड सर्विसेज लेनी है जहाँ पे आपको बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, बेस्ट प्रोफेशनल्स के द्वारा ऑडिट की पेड सर्विसेज मिलती है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ऑडिट के लिए पेड सर्विसेज ले सकते हैं। सो ये सारी डिटेल मैंने दे दी है और ये पब्लिकली मैं दिखा भी नहीं सकता, इसलिए मैं इसको वैलिडेट कर लेता हूँ। न्यू टैक्स रिज्यूम के बारे में बोलता है कि क्या आपने न्यू टैक्स रिज्यूम को ऑप्ट किया है या ऑप्ट कर रहे हो। तो न्यू टैक्स रिज्यूम को नहीं ले रहे हैं, सेक्शन 115 BAC नो कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग न्यू टैक्स रिज्यूम को नहीं ले रहे। अभी इसके बाद यहाँ से मैं इसको करूँगा वैलिडेट। तो न्यू टैक्स रिज्यूम जो है वो करंट असेसमेंट ईयर के लिए भी नहीं ले रहे हैं, इसलिए इस ऑप्शन को भी नोट ऑप्टिंग कर दिया, ठीक है। लगभग सारी चीज़ें ओके है। अभी वैलिडेट पे क्लिक करूँगा। पार्ट ए जनरल शीट ओके। उसके बाद आता है नेचर ऑफ बिजनेस, जो कि अगली शीट है। तो नेचर ऑफ बिजनेस में आपको बिजनेस का कोड, बिजनेस का नेम और डिस्क्रिप्शंस देना होता है। तो ये शीट भी हमारी ओके है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है पार्ट ए BS। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट की डिटेल देनी होती है, ठीक है। तो बैलेंस शीट की डिटेल कहाँ से देंगे। सो ऑलरेडी मैंने बैलेंस शीट बनाया हुआ है। सो देख सकते हैं ये प्रोप्राइटर कैपिटल हो गया। तो सबसे पहले प्रोप्राइटर कैपिटल के बारे में पूछा है, तो ये प्रोप्राइटर कैपिटल दे दिया। फिर उसके बाद नीचे आते हैं, सोर्स ऑफ फंड ये हो गया। डेप्रिसिएशन के बारे में पूछा है, तो डेप्रिसिएशन का चार्ट भी यहीं पे देख सकते हैं। ब्लॉक ये हो गया टोटल, इसमें से ये डेप्री है। नेट एसेट्स ये हमारी ये हो गई, तो ये ब्लॉक हो गया। ग्रोस ब्लॉक का मतलब हो गया जो हमारी टोटल फिक्स एसेट है, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद नेट वैल्यू ये है। तो ये देख सकते हैं, ये डेप्रिसिएशन डाला हम लोगों ने, तो नेट वैल्यू जो है वो ये निकली, ये, ठीक है। तो नेट फिक्स एसेट्स हमारी ये बन गई। इसके अलावा बात करें नीचे, तो फिनिश गुड ये रहा। क्लोजिंग स्टॉक ये बैलेंस शीट के अंदर से देख सकते हो, ये आ गया फिनिश गुड ये रहा। फिर उसके बाद आगे बात करें तो सन्डी डेटर, तो सन्डी डेटर ये रहा, ये देखो। सन्डी डेटर के बाद है कैश इन हैंड, तो कैश इन हैंड ये हो गया। बैलेंस विद बैंक, तो बैलेंस विद बैंक जो है वो ये देख सकते हो, ठीक है। फिर ये हो गया करंट टोटल कैश एंड बैंक का। फिर आ जाते हैं अदर करंट एसेट्स में, तो अदर करंट एसेट्स में मेरा जो आ जाएगा वो बाकी जो एसेट्स है वो आ जाएगा, जैसे FD, GST रिफंडेबल, TDS रिसीवेबल, GST रिसीवेबल, ठीक है, ये सब चीज़। इसके अलावा है सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ से उठ के जाएगा मेरा, ये देख सकते हो, ये है सन्ड्री क्रेडिटर। फिर इसके बाद नीचे बात करें तो टोटल करंट एसेट्स ये हो गया। इसके अलावा अदर जो प्रोविज़न है वो ये है। अदर प्रोविजन में क्या क्या है, ऑडिट फीस पेबल, GST पेबल और TDS पेबल, ठीक है, ये आ गया अदर प्रोविजंस के अंदर। इसके अलावा बात करें तो टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड ये हो गया, ठीक है। आगे आ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में यहाँ पे बात करूँ मैं तो बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डिटेल जाएगी। तो ये जो SSC है ये मैन्युफैक्चरिंग करता है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग करेगा तो इसमें आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तीनों चीज़ें भरनी पड़ेगी। अगर ओनली ट्रेडिंग कर रहा है तो ट्रेडिंग और P&L भरोगे। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या दिया है, सबसे पहले हमने दिया है यहाँ पे परचेज़, ठीक है। तो ये परचेज़ यहाँ से उठ के आया, देख सकते हैं ये परचेज़ उठ के आया। फिर उसके बाद हमने दी आगे इन्फॉर्मेशन जो कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में अदर कंज्यूमेबल एक्सपेंसेस हो गया, ठीक है, ये सब चीज़। इसके अलावा हम लोगों ने रॉ मटेरियल की डिटेल दी है, स्टॉक में स्टॉक की डिटेल दी है बेसिकली। तो इसमें से रॉ मटेरियल जो है उसका स्टॉक अलग करना पड़ता है, क्योंकि जो रॉ मटेरियल का स्टॉक है वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में जाएगा और फिनिश गुड्स का स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। तो ये निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड सेल, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे सबसे पहले दिया सेल ऑफ गुड्स, जो ये सेल अकाउंट है उसकी डिटेल। फिर उसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमने दिया फिनिश गुड यानी फिनिश स्टॉक की डिटेल, ठीक है। ये स्टॉक जो है इसमें दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, रॉ मटेरियल फिनिश गुड, इसमें भी रॉ मटेरियल फिनिश गुड। तो आपको स्टॉक रजिस्टर इसका बनाना पड़ेगा, उसको अलग करके आपको लिखना पड़ेगा। अगर टैली में बुक्स मेंटेन करते हैं तो वहाँ से आप देख के लिख सकते हैं कि रॉ मटेरियल कितना है, फिनिश गुड कितना है। मैन्युफैक्चरिंग के केस में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को जरूर फिल करना, आप ध्यान रखना। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और P&L ITR में ज़रूर फिल करना, ठीक है। आगे बढ़ें तो आगे है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड का।
तो ये ओपनिंग स्टॉक जो आया ये पूरा का पूरा मेरा फिनिश गुड का ही है, ठीक है। इसके अलावा बात करें डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये रहा। तो इसमें से बहुत सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो इसका पार्ट बनेगा, ये देख सकते हो, ये देख सकते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ये आ गया जीपी, ये देखो ये मेरा जीपी, ठीक है, इसके बराबर हो गया ये जीपी सेम इधर आ जाएगा। फिर आगे बात करते हैं पीएनएल के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सबसे पहले आ गया यहाँ पे जीपी, यहाँ उठ के आया, ये देखो। इसके अलावा अदर इनकम यहाँ ऐड होगी, ये अदर इनकम बेसिकली इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है। इसके अलावा कोई और अदर इनकम होता है तो देख लेना उस पर जीएसटी पे किया है या नहीं, ये ज़रूर चेक कर लेना। इसके अलावा बात करें तो फ्रेट आउटवर्ड ये हो गया, फ्रेट आउटवर्ड ये आ गया, देख सकते हैं ये रहा फ्रेट आउटवर्ड, ये वाला फ्रेट, ठीक है। इसके अलावा और एक्सपेंसेस हैं जैसे रिपेयर टू बिल्डिंग। सो दोस्तों जो कार्टेज एंड फ्रेट आप पीएनएल के अंदर दिखा रहे हो, ये भी देख लेना क्या उसके ऊपर आरसीएम पे किया है या नहीं, ये ज़रूर चेक कर लेना, क्योंकि जीएसटी में उस पर आरसीएम लग जाएगा, रिवर्स चार्ज लग जाएगा। 5% के अकॉर्डिंग आपको आरसीएम पे करना पड़ेगा। बिल पे लगा के दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल पे नहीं लगा के दे रहा तो आरसीएम पे करना पड़ेगा। रिपेयर टू बिल्डिंग की बात करें तो रिपेयर टू बिल्डिंग यहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस जो है, ये देखो रिपेयर मेंटेनेंस रिपेयर टू बिल्डिंग के अंदर गया है। इसके बाद बात करें सैलरी एंड वेजेस, तो सैलरी एंड वेजेस भी है इधर, ये देखो सैलरी एंड वेजेस। इसके अलावा आगे बात करें तो ये आ गया अदर इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस वाला जो पार्ट है वो यहाँ से उठ के आएगा, ये देखो। इसके अलावा है वर्कमैन एंड स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस ये देख सकते हैं यहाँ पे है, ये रहा ये, ठीक है। इसके अलावा है हॉस्पिटलिटी यानी मेडिकल एक्सपेंसेस को हमने डाला होगा इधर, ये देखो। इसके अलावा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस स्टार्टिंग में ही आ गया। इसके बाद बात करें तो कन्वेंस है, कन्वेंस भी यहाँ पे है, ये देखो ये रहा कन्वेंस। के बाद है नीचे टेलीफोन एक्सपेंसेस, तो टेलीफोन एक्सपेंसेस यहाँ से उठ के गया है। इसके बाद है अगला फेस्टिवल सेलिब्रेशन एक्सपेंसेस, तो फेस्टिवल एक्सपेंसेस होगा, ये देख लेते हैं कन्वेंस एक्सपेंसेस, ये रहा फेस्टिवल एक्सपेंसेस। इसके अलावा बात करें नीचे तो बाकी जो अदर एक्सपेंसेस है वो इधर लिख दिया हम लोगों ने, जैसे बैंक चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंटरेस्ट, लॉजिस्टिक चार्जेस, ठीक है, ये सारा हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद नीचे बात करें तो ये आ गया अपना डेप्रिसिएशंस, ये देखो ये है डेप्रिसिएशंस। और यहाँ से निकल गया नेट प्रॉफिट जो कि प्रोप्राइटर के कैपिटल अकाउंट में ऐड होगा, ठीक है। ये देखो नेट प्रॉफिट, यही हमारे कंप्यूटेशन में जाएगा और उसके ऊपर ही टैक्स लगेगा जो देना पड़ेगा। ये देखो नेट प्रॉफिट ही आया। उसके बाद नीचे आती है चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिटेल जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कर रहा है, ठीक है ना। अदर इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पे सबसे पहले अकाउंटिंग का मेथड देना होता है कि मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग का जो मेथड है वो मर्चेंटाइल है। अगर मेथड को चेंज किया है तो यस करोगे, नहीं चेंज किया तो नो। फिर आपको मेथड ऑफ स्टॉक की डिटेल देनी होगी, जो क्लोजिंग स्टॉक का मेथड है वो कौन से मेथड को यूज़ किया है। तो एट कोस्ट मेथड यूज़ किया है हम लोगों ने, ठीक है। इसके अलावा और यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है। अगर कोई डिसअलाउ होता है तो अदर इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आप अमाउंट को डिसअलाउ कर सकते हो। कोई ऐसे एक्सपेंसेस जो डिसअलाउ है, जैसे कि ESI PF लेट जमा करते हो ड्यू डेट के बाद तो वो डिसअलाउ हो जाता है, तो उसको आप यहाँ पे इसी शेड्यूल में डिसअलाउ करोगे। क्वान्टिटेटिव डिटेल की बात करें तो यहाँ पे आपको क्वान्टिटेटिव डिटेल देनी होती है। बेसिकली बात करें तो स्टॉक के बारे में बोलता है इसके अंदर। तो यहाँ पे नहीं भी दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि 3CD जो फॉर्म जाती है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट, उसके अंदर ऑलरेडी जो है स्टॉक की डिटेल देते हैं, तो चल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। शेड्यूल्स की बात करें तो ये इनकम फ्रॉम सैलरी से पूछ रहा है, जो कि हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है। तो पहले तो मैं जो मैंने डिटेल आपको दिखाया, यहाँ पे मैं पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को वैलिडेट कर लेता हूँ, ओके हो गया। ट्रेडिंग अकाउंट को वैलिडेट कर लेते हैं, ओके हो गया। P&L को भी वैलिडेट कर लेते हैं यहाँ से, ये भी ओके हो गया। पार्ट ए की बात करें अदर इन्फॉर्मेशंस, तो इसको भी वैलिडेट कर लेते हैं, ये भी ओके हो गया। क्वांटिटेटिव डिटेल्स ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, ओके हो गया है। सैलरी की डिटेल्स पूछ रहा है ये, तो जो सैलरी का शेड्यूल्स है उसके बारे में बोल रहा है कि डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, तो इसको भी वैलिडेट कर लेते हैं, ये ओके हो गया। हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई भी इनकम नहीं है मेरी, ठीक है, तो इसको वैलिडेट कर रहा हूँ। आपकी होगी तो आप भर सकते हो।
बीपी की बात करें, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन से ये बना, ये मेरी इनकम बनी 583 की, ठीक है। यही इनकम आगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में कैरी फॉरवर्ड होगी और उसके ऊपर ही टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। चलिए ये भी ओके हमारा। अभी इसको करना क्या है, वैलिडेट कर लो, आगे बढ़ो। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, ये देख सकते हैं डेप्रिसिएशन की डिटेल देनी पड़ती है, और ये डिटेल जो हम बैलेंस शीट बनाते हैं यहाँ पे ऑलरेडी फिक्स एसेट्स का चार्ट बनाते हैं जिसके अंदर डेप्रिसिएशन भरते हैं, तो यहाँ से ये सारी डिटेल भरी हुई है कि कौन कौन सी डेप्रिसिएशन है और रेट ऑफ परसेंटेज क्या है, एडिशन क्या है, कितनी एडिशन हुई है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है, तो ये शीट भी ओके है। इसके बाद बात करें समरी ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एसेट, तो समरी ये आ गया कि इतने का डेप्रिसिएशन है एसेट के ऊपर, ठीक है, तो ये भी ओके हो गया। आगे बात करें एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, इस तरह की कोई भी डिटेल नहीं है हमारी, ओके करेंगे। कैपिटल गेन पूछ रहा है, कैपिटल गेन भी नहीं है हमारा, कैपिटल गेन पे वैलिडेट करेंगे। आगे जाते हैं शेड्यूल 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है इसके अंदर, ठीक है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी नहीं हमारा, ये ओके कर लेंगे। आगे बढ़ेंगे, शेड्यूल 115 AD नॉन रेजिडेंट के लिए है, नॉन रेजिडेंट वाला हमारा है ही नहीं, ओके करो, आगे बढ़ो। VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का है, ये हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है, वैलिडेट करो, आगे बढ़ो। OS की बात करें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, हाँ यहाँ पे हमारी इनकम है, अदर सोर्स की इनकम है, देख सकते हैं सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट आ गया, और जो FD के ऊपर इंटरेस्ट है वो है, इनकम टैक्स रिफंड का इंटरेस्ट है वो है, टोटल अदर इनकम मेरी ये बनी है, ठीक है। ये मेरी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम में जाके ऐड होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस, करंट ईयर का कोई लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड हो रहा हो, करंट ईयर का कोई भी लॉस नहीं हमारा जो कैरी फॉरवर्ड होगा, वैलिडेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसमें आता है इनकम, डिटेल ऑफ इनकम आफ्टर सेट ऑफ करंट ईयर लॉसेस, करंट ईयर का जो लॉस है उसे सेट ऑफ करने के बाद जो इनकम बनी उसकी डिटेल आती है, और इसमें आता है जो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो फ्यूचर ईयर के अंदर, तो फ्यूचर ईयर में कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड कर ही नहीं रहे क्योंकि हमारा लॉस है ही नहीं कोई। अनऑब्जर्व कोई डेप्रिसिएशन है तो उसकी डिटेल दे सकते हो, इस तरह की भी डिटेल हमारी कोई भी नहीं है, ओके करेंगे। ICDS अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, वैसे ICDS की जो डिटेल्स होती है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में पहले ही जाती है, तो इसको मैं खाली छोड़ रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में इसको देते हैं, हम लोग भरते हैं, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं, तो इसको वैलिडेट कर लो, ओके कर लो, आगे बढ़ो। 10AA डिडक्शन 10AA का है तो दे सकते हो, इस तरह का भी कोई डिडक्शन नहीं है मेरा। 80G का डिडक्शन बोल रहा है तो 80G का जो डिडक्शन है ये भी नहीं है मेरा, बेसिकली डोनेशन से रिलेटेड है। 80D का कोई डिडक्शन है मेडिकल एक्सपेंसेस तो वो दे सकते हो, ये भी नहीं है मेरा। आगे बढ़ते हैं, RA डिटेल ऑफ डोनेशन टू रिसर्च एसोसिएशन, तो इस तरह की कोई डोनेशन दी है तो लिख सकते हो, इस तरह की भी कोई डोनेशन नहीं दी है। 80 की बात करें तो 80IA है डिडक्शन, 80IA का कोई है तो वो दे सकते हो, 80IA का कोई डिडक्शन नहीं है मेरा भाई, वैलिडेट करो, ओके करो, आगे बढ़ो। फिर आ जाते हैं यहाँ पे, ये जो डिडक्शन है वो 80C से रिलेटेड है, LIC का है, PPF का है, ठीक है, म्यूचुअल फंड का है, इससे रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट करी तो वो दे सकते हो। तो मेरा यहाँ पे है 130-134 का जो कि LIC का है, LIC के अंदर इन्वेस्टमेंट करी है तो इसकी डिडक्शन है मेरे पास, ठीक है, तो ये ले लिया, ओके करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये डिडक्शन लिया है जो लेस होगा टोटल इनकम से, ठीक है ना, तो पूरा मुझे 130 का पूरा मिलेगा क्योंकि इसके अलावा और कोई नहीं है। और यहाँ पे 10,000 का 80AA के अंदर मिल जाता है इंटरेस्ट, सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट के ऊपर मिल जाता है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट ज़्यादा है लेकिन 10,000 ही अलाउ होगा जो मुझे मिलेगा, तो जो टोटल डिडक्शन होगा वो 140 का मुझे मिल जाएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं पहले वैलिडेट, इस शीट को वैलिडेट हो गया। फिर अगला है SIF इनकम ऑफ स्पेसिफाइड पर्सन, तो इस तरह का कोई है ही नहीं, स्पेशल रेट की इनकम भी इधर ही होती है, इस तरह का कोई नहीं है। AMT अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पेबल, तो ये भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, वैलिडेट करेंगे, ओके करेंगे। AMTC कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स क्रेडिट सेक्शन 115 JD,
तो ये भी नहीं है हमारा, वैलिडेट करोगे आगे बढ़ोगे। ईआई की बात करें तो डिटेल ऑफ एग्जाम्प्ट इनकम, एग्जाम्प्ट इनकम की डिटेल पूछ रहा है तो इसको वैलिडेट करेंगे, ओके करेंगे, एग्जाम्प्ट इनकम है ही नहीं। पास थ्रू इनकम कोई है तो उसकी डिटेल, पास थ्रू इनकम भी नहीं है, ओके करेंगे आगे बढ़ेंगे। TPSA, अमाउंट ऑफ प्राइमरी एडजस्टमेंट ऑन सेक्शन 92 CE, इस तरह की भी डिटेल कोई नहीं है हमारी, वैलिडेट कर लो आगे करो। FSI, डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, ये भी नहीं है हमारी, ओके करो आगे बढ़ो। TR की बात करें तो समरी ऑफ टैक्स रिलीफ क्लेम्ड, टैक्स रिलीफ क्लेम जो कि आपने पेड किया है आउटसाइड इंडिया, तो इस तरह की भी डिटेल नहीं है हमारी, वैलिडेट करो आगे बढ़ो। शेड्यूल 5A की बात करें तो शेड्यूल 5A भी हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है, वैलिडेट करो आगे बढ़ो। AL की बात करो तो एसेट एंड लायबिलिटी की डिटेल जाती है एट द एंड ऑफ ईयर, ठीक है। बैलेंस शीट में जो दिया वो नहीं, उसके अलावा कोई है। अगर टोटल इनकम 50 लाख से एक्सीड होती है तो उनके लिए एप्लीकेबल है। अगर आपकी कोई एसेट एंड लायबिलिटी जहाँ पे टोटल इनकम आपकी 50 लाख से एक्सीड हो रही है तो उसकी डिटेल देनी पड़ेगी, तो ये भी हमारे लिए है नहीं, इसमें वैलिडेट कर लो ओके करो। GST से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, GST नंबर, ठीक है, GST में रजिस्टर्ड है तो GST नंबर और GST में टर्नओवर क्या थे। ध्यान रखना जो GST में टर्नओवर है वो बैलेंस शीट में जो आपने P&L के अंदर टर्नओवर दी है, ये वाली टर्नओवर सेल, उसके इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कोई भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस है तो आपके पास प्रॉपर रीज़न होना चाहिए। IT की डिटेल बात करें तो इसके अंदर सेल्फ असेसमेंट टैक्स की डिटेल्स होती है, जो आपने सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया या एडवांस टैक्स पे किया उसकी डिटेल। तो हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बेसिकली हमारे यहाँ पे TDS ही इतना कटा हुआ है कि हमें सेल्फ असेसमेंट टैक्स या एडवांस टैक्स जमा कराने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर ई शॉप है कोई और टैक्स डेफर्ड है ई शॉप के ऊपर तो उसकी डिटेल देंगे, तो इससे रिलेटेड भी हमारा कुछ नहीं है, वैलिडेट करेंगे आगे बढ़ेंगे। TDS की बात करें तो इसमें TDS शेड्यूल के अंदर जो जो आपका TDS कटा है उसकी डिटेल जाएगी, TDS एंड TCS। तो देख सकते हैं बहुत सारा है इसके अंदर हमारा जो TDS कटा हुआ है। चलिए इसको वैलिडेट कर लेते हैं, मैंने ये भर लिया है। अब आ जाते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। देखो ये मेन शीट है, यहाँ बताएगा आपको कितना टैक्स बना है और क्या रिफंड बना है। तो टोटल इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन से ये आ गई, ये आ गए अदर सोर्स से इनकम। तो जो नेट टोटल इनकम बन गई वो 640 की बन गई। इसके अलावा जो डिडक्शन था मेरा 140 का, वो लेस होने के बाद मेरी जो नेट टोटल इनकम बनी वो 5,260,000 रुपये की बनी। तो इसके ऊपर अगर टैक्स कैलकुलेट होगा, अभी कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे, अभी किया नहीं है जैसे, क्योंकि 5 लाख से ऊपर है तो सीधा पहले 12,500 का टैक्स लगेगा, फिर इंटरेस्ट वगैरह जोड़ेंगे तो टोटल टैक्स बनेगा। हालांकि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी TDS कटा हुआ है 256 का, तो टैक्स काटने के बाद जो बचेगा वो रिफंड अमाउंट होगा, ठीक है ना। वेरिफिकेशन शेड्यूल्स पे आ गए तो वेरिफिकेशन शेड्यूल्स पे नेम और डेट वगैरह आती है, प्लेस वगैरह लिखना पड़ता है, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, लास्ट शेड्यूल पे आ चुका हूँ, वैलिडेट करूँगा और यहाँ से चलेंगे होम पे। होम पे जाने के बाद पार्ट ए जर्नल पे आ जाओ, यहाँ देखो कैलकुलेट टैक्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये टैक्स को कैलकुलेट करेगा, थोड़ा सा टाइम लेता है। सो टैक्स को कैलकुलेट कर लिया इसने। अब सीधा चलते हैं शीट पे जहाँ पे टैक्स को दिखाता है कितना टैक्स बना है हमारा, वो है हमारा पार्ट B वाली शीट है। ये देखो पार्ट B TI ये नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये बना दिया इसने टैक्स, इनकम टैक्स नॉर्मल रेट के हिसाब से, और उसके बाद ये सब देखो इंटरेस्ट वगैरह लग के टोटल टैक्स 13,054 रुपये का बना। और यहाँ से ये टैक्स जो बना वो लेस हो गया और जो रिफ़ंड मिलेगा वो मुझे 2,43,900 रुपये का मिलेगा, ठीक है। ये शीट ओके हो चुकी है, करना कुछ नहीं है, सीधा आना है पहली शीट पे, मेन जो शीट होती है हमारी पार्ट ए जर्नल वाली, ये आ गया। अब यहाँ पे जनरेट ज्योशन पे क्लिक करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेगा, पॉपअप देगा, आप ओके करते जाओ, ओके कर दिया, ठीक है। अब यहाँ से हमें सेव ज्योशन पे क्लिक करना है, ज्योशन फाइल सेव हो जाएगी। देख सकते हैं ये बोल रहा है जिस लोकेशन में आपने यूटिलिटी रखा है उस लोकेशन में हमने ज्योशन फाइल को सेव कर दिया है। सो दोस्तों ये देखो ज्योशन फाइल ये इसने बना दिया है। अभी करना क्या है, इसको मिनिमाइज़ करेंगे और इनकम टैक्स पोर्टल पे चलेंगे।
दोस्तों ये मैंने कर लिया लॉगिन। ध्यान रखना ITR जाने से पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जाएगी। सबसे पहले टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जाएगी, फिर उसके बाद ITR जाएगी। तो फाइल पे जाना है, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर 23-24 आ गया। ऑफलाइन फाइल कर रहे हैं, फाइलिंग टाइप ओरिजिनल हो गया और ऑडिटेड ITR है, यस ऑडिटेड है। ITR कौन सी कर रहे हैं? 3। कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको जियोशन फाइल अटैच करना है, उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर लगाना होगा। ध्यान रखना ITR 3 ऑडिटेड ITR 3 बिना डिजिटल सिग्नेचर के आप नहीं कर सकते हो। तो आपको अगर डिजिटल सिग्नेचर चाहिए तो आप हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिजिटल सिग्नेचर के लिए पेड सर्विसेज मिल जाएगी, वहाँ से आप अपना DSC बुक कर सकते हैं और तुरंत ही आपको DSC मिल जाएगी। तो समझ गए दोस्तों, ऐसे आप ऑडिटेड ITR 3 फाइल करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।